प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2201 झेंग लो, आखिरी उम्मीद। मेडुसा की आई टेक्निक के बाद 2 सिल्वर लेजर गन्स सीधा नाइन टेल्ड फॉक्स की ओर दागे गए, लेकिन आखिर में वो मौका नहीं छीन पाई। हालांकि हु मेंग फैंग और जियांग ग्वांगन पहली बार उसके सामने लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने हजारों बार गुपचुप मिलकर कंबाइंड अटैक टेक्निक की प्रैक्टिस की हुई थी। अब उसके पास 0.1 सेकंड की भी गलती की गुंजाइश नहीं बची थी। जियांग ग्वांगन ने दोनों हाथों से भारी हैमर को ऊंचा उठाया और उसके शरीर से एक प्रचंड ऊर्जा बाहर फूटी, जो उसकी बाहों में इकट्ठा होकर उन्हें गुब्बारों की तरह फुलाकर रख दी। वो उफनती हुई एनर्जी उसकी कसकर भींची हथेलियों से होकर यी के मेटल हैमर में प्रवाहित हुई और फिर स्ले की दिशा में धमाके की तरह फट पड़ी। शॉकवेव एनहांसमेंट एबिलिटी यूजर्स की लॉन्ग रेंज अटैक टेक्निक्स आमतौर पर बहुत सिंपल होती है। अपनी शक्ति की लिमिटेशंस के कारण उनका दूर से हमला महज फिजिकल स्ट्रेंथ को रिलीज करने जैसा होता है। लाइंग यूए जैसा कोई ही अपवाद था जिसने मार्शल आर्ट्स मास्टर्स वाली क्यूआई पावर को कल्टिवेट किया था। जियांग ग्वांगन का शॉकवेव महज फिजिकल एनर्जी का रिलीज था, सीधा और क्रूर, लेकिन इस वक्त स्लेक पर काउंटर अटैक के लिए वही काफी था। शॉकवेव सुनामी की लहरों की तरह उठा और स्लेक पर बार बार टकराया। स्लेक, जिसे नुकसान झेलना पड़ा था, अब अपने शरीर से रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। वो तुरंत मुड़ा और शहर के भीतर तेजी से रेंगते हुए भागा। बूम बूम बूम। शॉकवेव की मार से कई इमारतें ढह गई और उन्हीं मलबों ने जियांग ग्वांगन के हमले की शक्ति का बड़ा हिस्सा सोख लिया। उधर हु मेंगफेंग ने फॉक्स डीमन का इनर एलिक्सर एक्टिवेट किया और लगातार एनर्जी रेस स्लेक की ओर छोड़ते रहे। इसी बीच उसने हजारों लिजर्डमैन को भी मार गिराया, जिससे वो बॉर्डर लाइन पर और दबाव बनाते गए। इससे स्लेक को मजबूर होकर उनसे लड़ाई जारी रखनी पड़ी। स्लेक की ताकत इतनी थी कि अगर वो चाहती तो जानती हुई भी कि उसकी एबिलिटी रिस्ट्रेन्ड है और जीत मुश्किल है, भाग सकती थी। लेकिन अब वो भाग नहीं सकती थी, क्योंकि भागना एम्पायर के साथ गद्दारी होता और रॉयल फैमिली व ताकतवर लोग उसे कभी माफ नहीं करते। मुझे बस टिके रहना है। जैसे ही हमारा ग्रैंड मार्शल लौटेगा, ये सारे इन्वेडर्स मारे जाएंगे। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। वहां 3 विशाल सुपर बैटलशिप्स तैर रहे थे। बैटलफील्ड बदलने की वजह से लूक कैरन ने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को रिमोटली कंट्रोल कर सुपर बैटलशिप्स को आसमान से स्काई आयरन कर्टन पर हमला करने भेजा था। इसका मुख्य उद्देश्य था आयरन कर्टन ऑफ दी स्काई का ध्यान बांटना, ताकि वुलियन एम्पायर में हुएक्सो नेशनल कोलिशन फोर्सेस पर आसमान से हमला न हो पाए। दूसरा, अगर स्काई आयरन कर्टन टूटता है तो मीटियोर्स बरसेंगे और अंडरग्राउंड केव का डोम गिराकर पत्थरों से देश का विनाश कर देंगे। मगर स्लेक का ध्यान इस पर नहीं था। सुपर बैटलशिप्स की बेचैनी तब मिट गई जब उसने उस विशाल काले अंतरिक्ष को देखा, जो मोटी और लंबी नियमों की जंजीरों से बुना गया था। ग्रैंड मार्शल जरूर जीतेंगे, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। स्लेक के दिल में पूरा यकीन था, क्योंकि वो तो एक ऐसा दैत्य था जिसे पूरे वुलियन एम्पायर के लगभग सारे रिसोर्सेज को मिलाकर गढ़ा गया था। हालांकि उसकी नेचुरल टैलेंट लिमिटेड थी, लेकिन हजारों बलिदानी आत्माओं को एब्जॉर्ब करने के बाद और 52,000 एबिलिटी इंडेक्स तक पहुंचने के बाद झेंग लो की ताकत और आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था। अब आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था हाई लेवल एलियंस को मारना। लेकिन इतनी शक्ति प्राचीन काल में भी सर्वोच्च मानी जाती थी। इस नई दुनिया में, जहां अपोकलिप्स अभी अभी आया था, जमीन पर जीने वाले लोग उनके अरबों सालों की जमा नींव से कैसे टक्कर ले सकते थे? ग्रैंड मार्शल, जल्दी लौट आइए। पूरे वुलियन एम्पायर को आपकी जरूरत है, स्लेक ने मन ही मन सोचा। इसी वक्त आसमान के ऊपर बाइंडिंग चेन्स के क्षेत्र में झंग यी और झेंग लो जितना लड़ते गए,
उतना ही उन्हें ये एहसास हुआ कि ये शख्स कितना भयानक है। खुद से अलग, झेंग लो का कॉम्बैट एक्सपीरियंस और स्किल्स एकदम परिपूर्ण स्तर पर पहुंच चुके थे। झंग यी तो बस 4 साल से लड़ रहा था, लेकिन झेंग लो जैसे वॉरियर्स को बचपन से एम्पायर के गार्डियंस की तरह ट्रेन किया गया था। लिंग की ह्यूमन बॉडी के सहारे भी झंग यी उससे लड़ पा रहा था, लेकिन उसे हराना या मारना इतना आसान नहीं था। और ये सब उस हाल में था जब झंग यी के पास उसके बारे में बहुत इंटेलिजेंस थी, लेकिन 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स की इंटेलिजेंस भी अधूरी निकली। झेंग लो की एबिलिटीज इतनी गोपनीय थी कि वो भी पूरी तरह नहीं जानते थे। क्लैटर। झेंग लो ने बस हल्के से दाहिना हाथ घुमाया और उसके पीछे से काले धुएं जैसी हजारों बाइंडिंग चेन्स उभर आई, जो पलक झपकते ही झंग यी पर हर दिशा से टूट पड़ी। झंग यी ने दूरी बनाए रखी। उसने दाहिने हाथ की उंगलियों को तलवार जैसा जोड़कर हवा में तलवार झटकने जैसी गति से सामने एक विशाल जाल खींचा। डायमेंशनल स्ट्रिंग सॉल्यूशन। स्ट्रिंग स्पेस की मूल संरचना को एक्सट्रैक्ट करके बनी स्पेशल रिफ्ट उसके रास्ते में मौजूद हर स्पेशल मैटर को नष्ट कर देती है। यहां तक कि वर्ल्ड बाइंडिंग चेन्स भी उसी वक्त कटकर काले धुएं में बदल गई और हवा में घुल गई। झंग यी शुक्रगुजार था कि वो लिंग की ह्यूमन बॉडी की ताकत उधार ले सका। अब तो हर एक सेकंड की लड़ाई उसकी बड़ी कीमत वसूल रही थी। लेकिन झंग यी शांत था, बिल्कुल भी हड़बड़ाया नहीं। उसे पता था कि जब तक वो झेंग लो को यहां बांधकर रख सके, कोलिशन फोर्सेस नीचे की लड़ाई जरूर जीतेंगे, क्योंकि इसके लिए उन्होंने आधे साल तक मेटिकुलस प्लानिंग की थी और झंग यी ने अपनी एनर्जी, मैन पावर और कनेक्शंस खर्च कर स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज जुटाए थे। इसलिए वो झेंग लो को मारने की रिस्क नहीं ले रहा था, हालांकि कोशिश कर सकता था। उसके पास अभी उसका अल्टीमेट किलर मूव बाकी था, लेकिन ब्लास्फेमी और मोमेंट ऑफ द ब्लू स्काई दोनों एबिलिटीज बेहद खतरनाक थी। दोनों बस एक बार इस्तेमाल की जा सकती थी और अगर नाकाम रही तो उसी पर पलटकर हमला कर सकती थी। इसलिए यह हमला आखिरी क्रिटिकल मोमेंट के लिए ही बचा था। झंग यी ने हाथ बढ़ाकर एलियन स्पेस से एक और अल्ट्रावायलेट बॉम्ब निकाला और उसी वक्त हाथ में डेटोनेटेड कर दिया। भयावह अल्ट्रावायलेट रेस ने बाइंडिंग चेन्स के पूरे क्षेत्र को भर दिया। झेंग लो ने अपनी ताकतवर बॉडी से उस रोशनी को सहने की कोशिश की, लेकिन अंडरग्राउंड क्रीचर की स्वाभाविक प्रवृत्ति ने उसकी गति को आधा सेकंड धीमा कर दिया। झंग यी ने तुरंत मौका साधा, बायां हाथ बढ़ाया और झेंग लो की दिशा में हवा को कसकर पकड़ लिया। गॉड्स डोमेन प्यूरिफिकेशन। अगर सिंगल टारगेट अटैक्स असरदार नहीं तो लॉक्ड ऑन इंडिस्क्रिमिनेट अटैक्स आजमाओ। इस मूव का मकसद था यह जांचना कि क्या झेंग लो के शरीर में कोई वीकनेस है। इतनी कठोरता से प्रशिक्षित इस बॉडी पर डायमेंशनल स्ट्रिंग सॉल्यूशन भी सिर्फ कुछ सतही चोटें पहुंचा पा रहा था, तो शायद हमला सही जगह नहीं हुआ था। चैप्टर 2202 आखिरी कदम। क्लैटर। झेंग लो ने भी महसूस कर लिया कि झंग यी अब हमला करने वाला है। हालांकि उसे झंग यी की असली योजना का पता नहीं था, लेकिन उसके बाइंडिंग चेन्स तुरंत उसके शरीर को लपेटकर बाहर से एक मोटा काला ककून बना चुके थे। क्रैक। लेकिन डिवाइन रियल्म प्यूरिफाइंग ट्रिब्यूलेशन के प्रहार से वो विशाल काला ककून उसी वक्त चकनाचूर हो गया। लिंग का ह्यूमन बॉडी अब 55,000 एबिलिटी इंडेक्स रखता था। उसकी शक्ति मजाक नहीं थी। झेंग लो का शरीर जबरदस्ती ककून से बाहर खींचा गया। हजारों सालों से तपे हुए उसके जिस्म तक इस पल मरोड़ गए। उसकी हड्डियों के आपस में घिसने से भयानक कर्कश आवाजें गूंज उठीं। उसका शरीर ऐसे दबाव में आ गया मानो किसी विशाल मांस पीसने वाली मशीन में फेंक दिया गया हो और लगातार आगे पीछे घुमाया जा रहा हो। फिर भी आखिर में उसने सह लिया। बस हल्की सी हरी रक्त की धार उसके मुंह और नाक से रिसाई। उसने झुककर हल्की कराह निकाली और तुरंत मुंह का खून पोंछ डाला। उसके शरीर की छोटी चोटें पल भर में तेजी से ठीक होने लगी। झंग यी की भौहें सिकुड़ गई।
ये हमला उम्मीद के मुताबिक असरदार नहीं रहा। झेंग लो का शरीर मानो दुनिया की सबसे मजबूत धातु से बना हो। उसकी गहरी नीली त्वचा और हड्डियों को उस वार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बस आंतरिक अंग थोड़े बहुत प्रभावित हुए। लिविंग बीइंग्स के इंटरनल ऑर्गन्स बेहद नाजुक होते हैं, लेकिन झंग यी न तो मन की किंग था और न ही उसके पास कोई ऐसा तरीका था कि सीधे झेंग लो के शरीर के भीतर घुसकर लड़ सके। और उसके पास ऐसा कोई विशेष अटैक भी नहीं था जिससे सीधे अंगों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन अब झेंग लो का आर्मोर कट चुका था और उसकी असली बॉडी सामने आ चुकी थी। अब उसका वीक पॉइंट जरूर सामने आएगा। पर झंग यी सोच ही रहा था कि झेंग लो का अगला हमला पहुंच गया। उसके हाथों में काले प्रकाश का गोला जमा हो गया। झंग यी पहले ही क्षु टाइमिंग की शक्ति देख चुका था। ये अटैक दूसरी दुनिया की उसकी डिफेंस तक को भेज सकता था। झेंग लो का पूरा इंटेंशन इसी मूव में केंद्रित था। इससे भयानक विध्वंसक शक्ति जन्म ले रही थी। मर जा, हरामी, झेंग लो ने गाली दी और क्षु टाइमिंग ने रूप ले लिया। दोनों प्रकाश गोले मिलकर एक अनंत काली किरण में बदल गए, जो सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखती थी, और सीधे झंग यी के शरीर पर झपटी। उसकी गति इतनी तेज थी कि नंगी आंख से देख पाना असंभव था। बस सेकेंड हैंड ऑफ टाइम की प्रिडिक्टिव एबिलिटी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन डॉज करना बेकार था क्योंकि झेंग लो बहुत तेज था। बाइंडिंग चेन्स की सीमित जगह में झंग यी कहीं भी नहीं भाग सकता था। इस विशाल क्षेत्र में छाया अटैक को सीधा झेलना ही पड़ेगा। झंग यी ने लिंग की आइस ब्लू स्वॉर्ड उठाई और बेहद सरल तरीके से ऊर्जा उसमें उड़ेल दी। बूम! तुरंत एक विशाल तलवार प्रकाश फूटा, जैसे बांध टूटकर बाढ़ उमड़ी हो, और सीधा झेंग लो के वर्चुअल डेस्टिनी को तोड़ डाला। झेंग लो इतना गुस्से में था कि उसके दांत किटकिटाने लगे। कॉम्बैट एक्सपीरियंस और सुपरनैचुरल पावर्स में वो झंग यी से कहीं ज्यादा आगे था। अगर ये ह्यूमन बॉडी उसकी रक्षा में न होती तो वो बाइंडिंग चेन्स की सीमा में झंग यी को पलक झपकते ही मार देता। लेकिन ये मानव शरीर झंग यी द्वारा अथक मेहनत से जुटाए गए एनर्जी बॉडीज को मिलाकर बना हुआ असल में 55,000 एबिलिटी इंडेक्स की कॉम्बैट पावर तक फूट सकता था। भले ही झेंग लो की शक्ति झंग यी से कहीं ज्यादा थी और झंग यी का कंट्रोल भी बहुत कच्चा था, लेकिन वो उसकी डिफेंस तोड़ नहीं पा रहा था। इस वक्त झेंग लो को हल्की बेचैनी होने लगी, क्योंकि उसके कानों में एम्परर सी यी की चिंतित आवाज गूंज उठी। सी यी मूल रूप से उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि मास्टर्स की लड़ाई में जरा सी डिस्ट्रैक्शन जान ले सकती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और झेंग लो अभी तक झंग यी को पकड़ नहीं पाया था। वुलुयन एम्पायर की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे डर लगने लगा। 10 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स को ताकतवर दुश्मन मिले थे और झंग यी ने उनके खिलाफ जो स्लॉटर्स तैयार किए थे वो 4 महीने से भी ज्यादा विशेष ट्रेनिंग लिए हुए थे। उनकी एबिलिटीज को अच्छी तरह जानकर इंसानों का कैंप शुरू से ही भारी पड़ा। ऊपर से लू केयान की मैकेनिकल आर्मी और पूरे हुएक्सो नेशन के एलीट एलियंस भी साथ थे। नतीजा ये हुआ कि वुलुयन एम्पायर की सेना बुरी तरह हार गई। डोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह गिर चुका था और खंडहर बन गया था। बाकी अर्बन एरियाज अभी सुरक्षित थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ईस्ट सिटी टूटते ही सीधा सेंट्रल सिटी पर मार्च किया जा सकता था। सीई को अब एम्पायर के पैट्रन सेंट से संपर्क करना ही पड़ा। अंकल झेंगलो, क्या तुमने अभी तक दुश्मन को नहीं हराया? एम्पायर पूरी तरह केओस में है और अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। दुश्मन की ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। हो सकता है उनमें हुएक्सो नेशन की अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के एलियंस भी हो। मैं अब डरने लगा हूं। मुझे वो आखिरी कदम उठाना पड़ेगा। सी की बात सुनते ही झेंग लो की आंखें अचानक चौड़ी हो गई और उसकी पुतलियां कांप उठीं। आखिरी कदम? इसका मतलब था सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम शुरू करना, पूरा वुलुयन एम्पायर तबाह कर देना
और इन्वेडर्स को एम्पायर के साथ मिटा देना। झेंग लो ने कभी नहीं सोचा था कि बाहर की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी होगी। रुको, हार मत मानो, मेरा इंतजार करो, झेंग लो ने आदेश दिया, क्योंकि वो वुलियन एम्पायर को अपनी आंखों के सामने मिटते हुए नहीं देख सकता था। वो एम्पायर का पैट्रन सेंट था। उसकी ये बात सुनकर सीई को थोड़ा सुकून मिला। कम से कम झेंग लो अभी भी ठीक हालत में था। बस अगर वो दुश्मन को हरा दे तो हालात पलट सकते हैं। ओ अंकल, एक बात और बतानी है। लगता है उन्होंने हमारी इंटेलिजेंस और तुम्हारी एबिलिटीज किसी गद्दार से हासिल की है। झेंग लो की आंखें गहरी हो गई। उसे पहले ही अंदेशा था। सामने वाला इंसान जब उससे लड़ रहा था तो उसकी एबिलिटीज देखकर जरा भी हैरान नहीं हुआ था, बल्कि बेहद स्मूथ तरीके से काउंटर कर रहा था। अब दबाव और बढ़ गया था। हम और देर नहीं कर सकते। मौजूदा हालात देखकर साफ है कि ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होगी और इसका मकसद है मुझे रोके रखना। तो अब जान की बाजी लगाने का वक्त आ गया है। झेंग लो ने झंग यी की असली मंशा पहचान ली। उसने ठान लिया कि अब सावधानी से नहीं, बल्कि मौत तक की लड़ाई लड़ेगा। और यह तभी मुमकिन था जब क्लोज कॉम्बैट, इससे वो खुद भी खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन उसी में उसे दुश्मन को सीधा मारने का मौका मिलेगा। क्योंकि चाहे बॉडी कितनी ही मजबूत हो, लेकिन अगर सीधा उसकी मुट्ठी का वार लगा तो वो अंदर वाला इंसान चैन से नहीं बैठेगा। अब पहले तुम्हारा ये कछुए जैसा खोल तोड़ता हूं।